हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। आज मैं आप सभी को आपका जो हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 का सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और आपके पेपर में आने के पूरे चांस हैं। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो @एकलव्य स्नातक 1 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको सारे के सारे PPT के जो भी हमारे PDF नोट्स हैं, प्रेजेंटेशन नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द्वितीय औद्योगिक क्रांति के कारण और उसका प्रभाव क्या रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, द्वितीय औद्योगिक क्रांति थी, जो एकदम से उद्योग लग रहे थे, तो उसके कारण क्या है, उसके बाद आपको बताना है कि इसका प्रभाव क्या हुआ। तो देखो भाई, सबसे पहले आप समझो, द्वितीय यानी कि सेकेंड औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक हुई थी। ये इसका टाइम है कि इस टाइम फ्रेम के बीच में जो अगर आप देखोगे तो औद्योगिक क्रांति हुई थी, और ये पहली औद्योगिक क्रांति से अधिक उन्नत और प्रभावशाली थी। जो फर्स्ट औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन नहीं हुए थे जितना ज्यादा सेकेंड वाली औद्योगिक क्रांति में हुए थे। और इस समय बिजली, इस्पात यानी स्टील, रसायन, पेट्रोलियम और नई मशीनों का तेजी से विकास हुआ। पहले क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजें नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब दूसरा औद्योगिक क्रांति का टाइम आया तो बहुत सी इलेक्ट्रिकल चीजें थी जिनका विकास बहुत तेज स्पीड से हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। और इस क्रांति ने उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। क्योंकि भाई जब ये सब चीजों का आविष्कार होता है, समाज को कुछ नया मिलता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये वो देश हैं जहां बहुत बड़े लेवल पर फैक्ट्रियों में ये सारा सामान बनाया जा रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। आखिरकार ये द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई तो हुई क्यों, ठीक है, इसके कारण के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो देखिए, विज्ञान और तकनीक का तेजी से विकास, ये वो समय था कि साइंटिस्ट लोग लगे पड़े थे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते थे नया। तो हुआ क्या, नई तकनीकों का, नई टेक्नोलॉजी का बहुत तेजी से विकास होने लगा और नई मशीनों और उपकरणों के कारण उत्पादन पहले से अधिक तेज हो गया। अब क्या है भाई, नई मशीनें आ गई थी इस टाइम पीरियड में, नए नए उत्पाद जो बन रहे थे उसको बनाने की स्पीड बहुत तेज हो गई थी, पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। कारखानों में, फैक्ट्रियों में आधुनिक मशीनों का उपयोग शुरू हो गया था। जो पुरानी फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियां तो पुरानी थी, लेकिन अब उनके अंदर जो मशीनें यूज हो रही थी वो बिल्कुल नहीं थी और बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस थी। ठीक है, तो इसमें जब टेक्नोलॉजिकल चीजें आ जाती हैं तो स्पीड बढ़ जाती है बहुत सारे काम की। बिजली का आविष्कार और उपयोग, इसको समझ लेते हैं। देखो, दूसरी औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा कारण था बिजली का यूज, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना शुरू हो गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही गेम चेंजर है, बहुत बड़ी, क्योंकि पहले कारखाने भाप से चलते थे, लेकिन अब बिजली से चलने लगी मशीनें। पहले क्या होता था, भाप एनर्जी का, स्टीम एनर्जी का यूज होता था, अब उसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इससे क्या हुआ, उत्पादन तेजी से होने लग गया। भाई रात में भी अब काम आप कर सकते हो, बटन दबाया, मशीन चालू। और इससे क्या हुआ, कारखानों की जो कार्य क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, और थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा ना, एडिसन साहब का। तो इन्होंने आविष्कार किया था जिससे उद्योग और समाज दोनों में बदलाव आया, क्योंकि बल्ब को जब आप जलाओगे तो रात में भी काम कर सकते हो, और समाज के लिए भी एक बढ़िया चीज का आविष्कार हो गया, भाई बल्ब आ गया घर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्पात उद्योग का विकास, नई तकनीकों के कारण क्या हुआ, स्टील का उत्पादन बहुत सस्ता हो गया और ज्यादा मात्रा में होने लगा। और इस्पात यानी स्टील को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रेलवे लाइन में, पुल बनाने में, बड़ी इमारतें बनाने में, जहाज बनाने में, मशीनें बनाने में, बहुत जगह स्टील का यूज आता है। तो इससे क्या हुआ, इससे उद्योगों और परिवहन का तेजी से विकास हुआ। जब स्टील बनाना सस्ता हो गया तो बहुत बड़े लेवल पर स्टील बनाया जाने लगा, जिससे कि क्या हुआ, स्टील का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम और
तेल उद्योग का विकास हुआ। क्या? पेट्रोलियम एनर्जी का नया स्रोत बनकर उभरा। अब क्या है, पहले क्या है भाई, कोयला वगैरह था, अब पेट्रोल का यूज होने लगा। तेल के उपयोग से मोटर गाड़ी, जहाज और मशीनें चलने लगी। आपने देखा होगा बहुत सी मशीनें हैं डीजल वगैरह पर, पेट्रोल वगैरह पर चलती हैं। तो बदलाव तो आया। इससे परिवहन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। फिर है परिवहन और संचार के साधनों का विकास। तो रेलवे, मोटर गाड़ी, जहाज, टेलीफोन और टेलीग्राफ का बहुत तेजी से विकास होने लगा। अब यहाँ पे एक नाम आता है, अंडरलाइन करता हूं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर डाला। अब व्यापार आसान हो गया, लोगों के बीच भाई संपर्क बढ़ गया, लोग घर बैठे हुए बात कर पा रहे हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान तेज हो गया। जो पहले वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत धीमा था, वो अब एकदम से तेज हो गया। और क्या हुआ? पूंजी और बैंकिंग व्यवस्था का विकास। तो देखो, जब बड़े उद्योग लगाओगे तो भाई आपको पैसा भी तो चाहिए, रुपया भी तो चाहिए। तो अब यहाँ पे बैंक और कंपनियों ने उद्योगों में निवेश किया। बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां थी वहां पे बड़े बड़े बैंक ने, बड़े बड़े लोगों ने उनमें अपना पैसा लगाया, ठीक है। और इससे बड़े बड़े कारखाने बन पाए, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करोगे तो भाई वो चीजें आएंगी। उपनिवेशों से कच्चे माल की प्राप्ति। अब होता क्या था, देखो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं उस टाइम पे यूरोप के बहुत से उपनिवेश थे, खासकर ब्रिटेन के तो बहुत उपनिवेश उसने बना रखे थे, इंडिया भी उसमें से एक है। तो वो यहाँ का कच्चा माल उठाकर अपने वहां ब्रिटेन में ले जाते थे और फिर उनको सस्ते में कच्चा माल मिल जाया करता था। तो यूरोपीय देशों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था और उन्हें एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों से सस्ता कच्चा माल मिलने लगा। इससे भी उनके उद्योगों में उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि भाई देखो कच्चा माल उन्हें इंडिया से मिल रहा है, अफ्रीका भी उनकी कॉलोनी है, अफ्रीका से मिल रहा है, तो उनको दिक्कत क्या है? उनको तो भाई सब कुछ मिल रहा है ना, आसानी से। अब है द्वितीय औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। कारण तो आपको समझ में आ गए कि भाई इस वजह से ये द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? भाई बड़े उद्योगों का विकास हुआ, इसके कारण छोटे उद्योगों की जगह बड़े कारखानों ने ले ली। यानी कि जो पहले छोटी छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, अब उसकी जगह पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी और मशीनों से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा। इससे क्या हुआ? औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। इंडस्ट्रियल जो चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड सामान होता है, वो बढ़ गया। शहरीकरण, भाई देखो जब फैक्ट्रियां ज्यादा लगेंगी तो भाई रोजगार के कारण लोग गाँवों को छोड़ छोड़कर शहरों में बसेंगे। तो शहरों के अंदर भाई ज्यादा से ज्यादा लोग बसने लगे, जिसकी वजह से शहरीकरण होने लगा। भाई लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो शहरीकरण भी होगा उसकी वजह से, ठीक है। परिवहन संचार में क्रांति आ गई। रेलवे, मोटर गाड़ी, जहाज के विकास से यात्रा और व्यापार आसान हो गया। पहले जहां जाने में महीनों लग जाते थे, आज वहां पर उसका समय बच गया। मोटर गाड़ी वगैरह आ गई। टेलीफोन और टेलीग्राफ ने तो दुनिया को आपस में जोड़ दिया है ना। अब हम समाचार और सूचनाएं बहुत तेजी से पहुंचा सकते हैं। एक कॉल लगाओ, कोई भी खबर इधर की उधर पहुंचानी हो तो एक कॉल पे आप अपनी खबर पहुंचा सकते हो। तो इससे लोगों का जीवन सुधरा। नई मशीनों और वस्तुओं के कारण लोगों का जीवन बहुत सुविधाजनक हो गया। पहले हर चीज के लिए सुविधा नहीं थी, अब बहुत सुविधा है, ठीक है। तो बिजली, पंखे, बल्ब, आधुनिक उपकरणों ने हमारी डेली लाइफ को इजी कर दिया, हमारी डेली लाइफ को बहुत आसान बना दिया। अब आज देखो टेक्नोलॉजी, जोमेटो, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर करोगे आपके गेट के बाहर आ जाएगा खाना बना बनाया। तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, ये सारी चीजें बदल रही हैं। श्रमिक वर्ग की समस्याएं, देखो फैक्ट्रियों का तो विकास हुआ, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अच्छा ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उनसे लंबे समय तक काम करवाया जाता था, मजदूरी बहुत कम मिलती थी और जहां वो काम करते थे वो जगह बहुत अनसेफ होती थी। तो ऐसे में श्रमिक आंदोलन शुरुआत हुए। भाई यहाँ से मजदूरों ने अपने संगठन बनाकर आवाज उठाना शुरू करी, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं और बच्चों से मजदूरी, तो कारखानों में भाई महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जाने लगा और उन्हें कम पैसा दिया जाता था। पैसा बहुत कम और काम बहुत ज्यादा, और कठिन परिस्थिति में फैक्ट्रियों में बहुत धुआं, बहुत गर्मी, ये सब होता है। तो महिलाओं से, बच्चों से ऐसा काम करवाया जाने लगा। और उद्योगों को देखो भाई कच्चा माल चाहिए होता है और बाजार चाहिए होता है। तो ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों ने क्या करा कि पैसा कमाने के लिए एशिया, अफ्रीका में अपने उपनिवेश बढ़ा दिए। ज्यादा से ज्यादा साम्राज्यवाद, यानी कि छोटे देशों को डरा धमकाकर उनके ऊपर अपना कब्जा लिया और उनका जितना भी कच्चा माल वगैरह था वो लूटना शुरू कर दिया। और नए आविष्कारों के अगर मैं आपको बारे में बताऊं, बल्ब, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, कैमरा, इन सब के आने से हमारी दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई। जो हमारी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलता है। और उद्योगों के विकास से इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है, देशों के बीच आर्थिक संबंध अच्छे हो गए, भाई लोग बातचीत करने लगे व्यापार के बहाने।
और धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े उद्योगपति और कंपनियों का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि यही लोग इन्वेस्ट करते थे फैक्ट्रियां लगाने में। तो उद्योग और व्यापार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होने लगा। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको कहीं ना कहीं मजबूती यहां से देखने को मिलती है। तो ये इसका प्रभाव हुआ, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है 1905 की रूसी क्रांति की घटना का वर्णन करें। 1905 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो 1905 की रूसी क्रांति रूस के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब आप रशिया के बारे में पढ़ते हो तो रशियन रेवोल्यूशन, जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्रांति जो हुई थी ना भाई, ये रूस के जो सम्राट थे जिसका नाम था जार, जार कहा जाता था वहां के राजा को, तो वो निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब होता है जो उनके मन में आता था वो वैसा काम करते थे, ठीक है। और किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी, यानी कि रूस के अंदर ये लोग परेशान थे। और रूस जापान युद्ध में हार के कारण यहाँ पे भाई ये रूस हार भी गया है। तो इस क्रांति ने रूस में राजनीतिक जागरूकता, लोगों को मेन मकसद था जगाना कि जो हमारा राजा है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता। तो लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हुए और आगे चलकर 1917 की रूसी क्रांति का जो एक कहते हैं ना नींव रखना, वो नींव रखी गई थी यहीं से, जब लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो रूस में था निरंकुश शासन। 1905 से पहले रूस में निकोलस द्वितीय का शासन हुआ करता था, ये वहां का राजा था। और जार जो होता था वहां का राजा, उसके पास असीमित अनलिमिटेड शक्तियां थी, वो जो चाहे वो कर सकता था। जनता को बोलने, लिखने और सरकार का विरोध करने की आजादी या स्वतंत्रता नहीं थी। कोई अधिकार नहीं है कि आप सरकार को कुछ बुरा भला बोलो, सरकार के बारे में कुछ बोलो, आपको बिल्कुल इसकी परमिशन नहीं थी। तो लोग जार की तानाशाही से खुश नहीं थे, लोगों के मन में बहुत गुस्सा था, लोग चाहते ही नहीं थे कि भाई यहाँ हमारा राजा ये जार हो। और बात करें किसानों की तो इनकी स्थिति बहुत खराब थी, इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। और रूस की ज्यादातर जनता देखो किसान थी, वहां पे उस टाइम पे बेचारे गरीब लोग थे, खेती बाड़ी करते थे। तो किसानों पर बहुत भारी कर लगाया जाता था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी आए दिन। तो उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी और वो गरीबी में जीवन जी रहे थे। जितने भी किसान थे वो बेचारे बहुत परेशान थे, गरीबी थी बहुत ज्यादा, जमीन उनके पास अपनी नहीं थी। तो मजदूरों की भी हालत बहुत खराब थी, जो वर्कर्स होते हैं ना, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो औद्योगिक विकास के कारण शहरों में आपको पता है मजदूर बढ़ गए थे, लेकिन मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि उनको कम मजदूरी दी जाती थी, लंबे समय तक काम करवाया जाता था, कार्य करने की जो परिस्थितियां होती हैं, जो एनवायरमेंट होता है, वो बहुत खराब था। तो इसके कारण मजदूरों में भी असंतोष था, मजदूर भी खुश नहीं थे। और 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच में एक लड़ाई हुई थी, एक युद्ध हुआ था, और इसमें रूस हार गया था, जिससे जार सरकार की कमजोरी सामने आ गई। जो वहां का जार था ना, वहां का राजा, जब रूस ही हार गया, राजा किस काम का है, फिर तो वो कमजोर हुआ। तो जनता का विश्वास उठ गया जार के ऊपर से, इसको भाई हटाओ। जनता का एक ही था, भाई बस बहुत हो गया, रूस को हरवा दिया है, बेइज्जती करवा दिया, अब इसको हटवाओ। फिर आता है ब्लडी संडे का इवेंट, इसको कहा जाता है खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को हजारों मजदूर जॉर्जी गैपन के नेतृत्व में शांतिपूर्वक अपनी मांगे लेकर जार के महल की ओर गए। यानी कि बहुत सारे हजारों मजदूर थे, वो राजा के महल के बाहर जाते हैं अपनी समस्याएं, अपनी ग्रीवांसेस लेकर। लेकिन सैनिकों ने क्या करा, गोलियां चला दी जो जितने भी प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक वहां पर बैठने आए थे, और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। वो बेचारे अपनी आवाज रखने आए थे और उन विचारों को मार दिया गया, और इसको खूनी रविवार कहा जाता है। इससे पूरे रशिया के अंदर आग फैल गई, आक्रोश, गुस्सा फैल गया कि भाई इन ये कहते हैं ना बेगुनाहों को क्यों मारा, ये तो अपनी बात रखने आए थे, और उसको आपने गोलियां चलवा कर जो मार दिया, अपनी शक्ति का, अपनी पावर का, सैनिकों का गलत यूज किया ना। तो ये एक ट्रिगर होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है जनता को भड़काने का, और जनता भड़क गई। अब हुआ क्या, ब्लडी संडे के इवेंट के बाद पूरे रूस में हड़तालें होने लगी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, मजदूर, किसान, स्टूडेंट, सैनिक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, और कई स्थानों पर विद्रोह होने लगे। राजा गलत है, राजा गलत है, राजा ने अपने सैनिकों का गलत यूज किया है। और धीरे धीरे क्या हुआ, सोवियत का गठन होने लगा। सोवियत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मजदूरों ने अपने संगठनों का निर्माण किया, जिन्हें वो सोवियत कहा करते थे। सोवियत क्या था, एक तरीके का संगठन था, एक ग्रुप है। सोवियत मीन्स वर्कर्स का एक ग्रुप।
तो ये संगठन मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करता था, जिसको हम सोवियत कहते हैं। सोवियत संघ सुना है आपने, ये वही सोवियत है। सोवियत का मतलब होता है मजदूरों का ग्रुप। और लियोन ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन ले लो, ट्रॉट्स्की ले लो, ठीक है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आता है अक्टूबर मैनिफेस्टो। जनता के दबाव के कारण निकोलस सेकंड जो जार था, उसने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया और वो कहता है कि मैं आपको अधिकार दूंगा, संसद बनाऊंगा जिसको ड्यूमा कहा जाएगा, थोड़े स्वतंत्रता भी दूंगा, आपको अधिकार दूंगा, राजनीतिक अधिकार दूंगा। तो जब इस पे दबाव आया, ये देख रहा है चारों तरफ से क्रांति चल रही है, लोग गुस्से में हैं, जब इसको फील हुआ कि भाई मेरे ऊपर दबाव है, तो इसने ये प्रॉमिस करे 2-3 कि मैं ये करूंगा। और कुछ समय बाद जार ने सेना की मदद से क्रांति को दबा दिया। जो वो आग लग रही थी, इसने वो आग को बुझवा दिया। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और आंदोलन जो चल रहे थे, वो आंदोलनों को इसने कुचल दिया। जो भी आवाज उठा रहा था इसके खिलाफ, इसने बोला सीधा उस पर गोली चला दो, उसको कुचल दो। तो 1905 की क्रांति जो थी, एक तरीके से आप कह सकते हो ये नींव थी। तो नींव का महत्व ये होता है कि ये सफल तो नहीं हुई थी, लेकिन एक शुरुआत तो हुई। जागरूकता तो बढ़ी जनता में, पता तो चला कि भाई रूस में कुछ गलत चल रहा है, और जो निरंकुशता थी उसकी वो कुछ तो कमजोर हुई। मजदूर और किसान संगठित तो हुए, जो सोवियत नाम से उन्होंने संगठन बनाने तो शुरू करे। और 1917 का जो रास्ता है, क्योंकि असली क्रांति 1917 में हुई, तो उसका रास्ता जो बनेगा वो यहीं से तो बनेगा ना। जब नींव रखी जाएगी तो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और हमें ही उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। वार्सा संधि, वर्साय की संधि, ये है क्या? तो मैं आपको बताता हूं, अच्छे से आपको समझा दूंगा आसान भाषा में, आपको ये संधि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये ट्रीटी थी जो हुई थी, देखो आके समझाता हूं। जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1918, जब वो खत्म हो गई, तो जो विजयी देश थे, जो जीते थे, उन्होंने जर्मनी के साथ एक संधि करी जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वर्साई की संधि कहा जाता है। और यह संधि फ्रांस के वर्साई महल में हुई थी। एक बहुत बड़ा पैलेस था, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका वर्साई का महल। तो ये जो ट्रीटी होनी थी, मीटिंग होनी थी, इसका मेन उद्देश्य था दुनिया में शांति स्थापना हो सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ था, तो भविष्य में युद्ध ना हो, यह भी इसका एक मेन उद्देश्य था। लेकिन इस संधि की शर्तें जर्मनी के लिए बहुत कठोर थी। जो जर्मनी देश है, आप कह सकते हो उसकी आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती इसी संधि में हुई है, और बहुत अपमानजनक संधि थी उसके लिए। तो इसको थोपी गई संधि भी कहा जाता है, डिक्टेट भी कहा जाता है, कि आप जबरदस्ती किसी पे ये संधि थोप रहे हो। और इस संधि ने जर्मनी में बहुत ज्यादा असंतोष, लोगों में गुस्सा, बदले की भावना पैदा कर दी, जिससे आगे चलकर दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। ये लोगों में गुस्सा था, वहां के लोगों में, तभी उन्होंने आगे चलकर भाई बहुत तगड़ी तगड़ी लड़ाइयां लड़ी। हिटलर का भी नाम आपने सुना होगा, वो चाहता था अपने जो जर्मनी वालों का जो आज तक का जो अपमान हुआ है ना, उसका बदला लेना। तो सबसे पहले क्या हुआ, वर्साई की संधि में सबसे विवादित शर्त थी वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी कि जर्मनी को पूरे युद्ध का दोषी ठहराया गया। कहा गया पहली वर्ल्ड वॉर के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही दोषी है, जर्मनी की वजह से ही सब हुआ है। और जर्मनी की जनता को यह बहुत अपमानजनक लगा, क्योंकि युद्ध में तो भाई और देश भी शामिल थे, लेकिन जर्मनी का ही नाम गंदा किया गया, जर्मनी का ही नाम उछाला गया कि जर्मनी की वजह से सब हुआ है। और रिपेरेशंस, यानी कि उसको कहा गया क्षतिपूर्ति करो, जो दुनिया में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, जर्मनी से पैसे मांगे गए। तो संधि के अनुसार जर्मनी को, विजयी देशों को भारी धनराशि, जो देश जीते थे उन्होंने क्या कहा, भाई हमें पैसे दो, बोला क्षतिपूर्ति करो, हमारा जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई करो, वो आपको देना पड़ेगा। और ये राशि इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो गई, उद्योग बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जनता गरीबी में जाने लगी, और जनता का विश्वास उठ गया जर्मनी की सरकारों से। बेचारे को इतना तंग कर दिया ये जो वर्साई की संधि में जर्मनी को, कि भाई तेरी वजह से लड़ाई हुई है, तो ही पैसे देगा, और इतने ज्यादा पैसे देगा कि वो खुद लुट गया। मतलब उसको पैसे को देते देते, रिपेरेशन अमाउंट देते देते उसको खुद को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के। फिर क्या हुआ, जर्मनी की सैन्य शक्ति को कमजोर करना। ये जो संधि हुई, इसमें कहा गया कि जो जर्मनी है ना वो बहुत लड़ाकू है, तो उसकी सेना पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
सेना की संख्या केवल 1 लाख होगी, ये इतने पे ही सीमित रहेगी, इससे ज्यादा एक सैनिक भी इसमें नहीं आएगा। जर्मनी को टैंक, वायुसेना या पनडुब्बी रखने की अनुमति नहीं है, कोई सबमरीन नहीं रख सकते, कोई टैंक नहीं रख सकते, ठीक है। और नौसेना भी बहुत छोटी कर दी इसकी। तो जर्मनी की सैन्य शक्ति लगभग समाप्त कर दी गई, और इससे क्या हुआ, उनका नेशनल इंसल्ट, राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगा कि हमारा अपमान हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, हमें बिठाकर हमें इतना तंग किया जा रहा है, हमसे सब कुछ तो छीना जा रहा है, बाकी फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे। जर्मनी के क्षेत्रों का नुकसान, तो संधि के अनुसार जर्मनी से कई महत्वपूर्ण क्षेत्र छीन लिए गए, जो जर्मनी का हिस्सा थे वो उनसे छीन लिए गए। अल्सेस और लोरेन फ्रांस को दे दिए गए जो जर्मनी के थे। पोलैंड को एक नया क्षेत्र दिया गया। जर्मनी के विदेशी उपनिवेश भी छीन लिए गए, जो जर्मनी ने कुछ बाहर के देशों पर कब्जा कर रखा था, गुलाम बना रखा था, वो भी इससे छीन लिए गए, इसके अपने एरिया भी छीन लिए गए। तो इससे आर्थिक रूप से जर्मनी बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि भाई जर्मनी के हाथ से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र निकल गए जहां बहुत सी फैक्ट्रियां बनी हुई थी, बहुत से खनिज संसाधन मिलते थे, वो सब तो जर्मनी से छीन लिया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या है, आपने कभी पहले सुना होगा, यूएनओ के बारे में जानते हो, तो यूएनओ का ये पापा है। पहले यूएनओ नहीं था, पहले ये बना था। तो दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, कि भाई दोबारा कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई ऐसी सिचुएशन ना आए। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि दो देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है, और कुछ नहीं करना। दो देश लड़ रहे हैं तो उसकी लड़ाई को रुकवाना है, नथिंग एल्स। लेकिन इसमें बहुत कमजोरियां हैं। जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, इसके पास एक तो कोई अमेरिका जैसा बड़ा देश नहीं था इसका मेंबर, और अपनी सैन्य शक्ति भी नहीं थी, और बड़े देशों पे ये कंट्रोल कर भी नहीं पाता था। तो भाई किस काम का है फिर ये। भविष्य में ये असफल रहा, बहुत से युद्ध हुए जिसको ये नहीं रोक पाया। तो भाई जब आप युद्ध नहीं रोक पाओगे तो ऐसे संगठन का क्या फायदा, भाई क्या करना है उस संगठन का। तो जर्मन जनता में असंतोष और अपमान की भावना थी बहुत ज्यादा। वर्साई की संधि की शर्तें इतनी ज्यादा कठोर थी कि जर्मन जनता को बहुत दुखी और क्रोधित कर दिया गया। लोग दुखी थे, लोग बहुत सैड थे, लोग गुस्से में थे। उन्हें लगा कि जीते हुए देश हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ा, जर्मनी के प्रति जो देशभक्ति है, जो जर्मन लोग हैं उनका राष्ट्रवाद जागा। जो लोकतांत्रिक सरकारों से तो भरोसा ही उठ गया भाई, कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकती हमारे यहाँ की सरकारें। और चरमपंथी नेताओं को समर्थन मिलने लगा। चरमपंथी होते हैं जो सीधा मारधाड़ में विश्वास रखते हैं, जैसे हिटलर है। तो हिटलर जैसे जो नेता थे वो बहुत फेमस होने लगे जर्मनी के अंदर। वो कहते हैं हमें सपोर्ट करो, हम सब कुछ सही करवा देंगे वहां पे। तो हिटलर के उदय में इस संधि की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा, जर्मनी का वो तानाशाह जिसके नाम को सुनकर बहुत लोगों की रूह कांपती थी। तो इसने क्या करा, जनता के गुस्से का फायदा उठाया, जनता के गुस्से को यूज करा, और उन्होंने वादा किया कि वो जर्मनी का खोया हुआ सम्मान उनको वापस लाकर देंगे। जो जर्मनी का नुकसान हुआ है, जो इज्जत गई है, वो कहते हैं कि मैं वो सब कुछ ठीक करूंगा और संधि की शर्तों को खत्म करवाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा इन शर्तों को। तो इसी वजह से जर्मनी की जनता को तो चाहिए था कुछ ऐसा हो, तो जर्मनी की पूरी जनता ने एडोल्फ हिटलर को समर्थन दिया। शांति के बजाय बदले की भावना। तो इतिहासकारों का मानना है कि विजयी देश खासकर फ्रांस ने जर्मनी के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया था। ये रियलिटी है कि भाई जो वाकई में भी ऐसा होता था कि जो फ्रांस है उसका जो रुख था वो बहुत कठोर था जर्मनी के लिए, हद से ज्यादा। ठीक है, वे जर्मनी को कमजोर करना चाहते थे ताकि फिर वो कभी होगा क्या कि वो युद्ध कर ही नहीं पाएगा। उसकी सेना भी छीन ली, सब छीन लिया, नौसेना उसकी छोटी कर दी, वो करेगा क्या। लेकिन ये नीति सफल नहीं हुई, क्योंकि इससे जर्मनी में बदले की भावना और अधिक बढ़ गई। ये सोच रहे थे कि उनको दबा के शांत कर देंगे, भविष्य में लड़ाई नहीं होगी। तो ये इनका वहम था, दबने से कोई शांत नहीं होता। अब यहां से और उल्टा उकसा दिया है हिटलर जैसे एक खतरनाक आदमी को। अब वर्साई की संधि के कारण क्या हुआ, जर्मनी आर्थिक संकट में फंस गया। 1920 के दशक में महंगाई इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, सोचो खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। और राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ गई थी। पॉलिटिकली यही लग रहा था कभी भी अब कोई भी राजा, रूलर, लीडर यहाँ का बन सकता है। सरकारें बार बार बदलने लग रही थी और लोकतंत्र हो गया था पूरा कमजोर। अब यहाँ से रास्ता खुलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्या
वर्साई की संधि इतनी कठोरता थी कि भाई बहुत कठोर थी कि जर्मनी में बदले की भावना हद से ज्यादा थी। लोगों को चाहिए था चाहे लड़ाई हो जाए अब बदला लेना है। तो हिटलर ने इस संधि को तोड़ना शुरू कर दिया और जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाया। हिटलर ने कहा मैं देख लूंगा जो होगा, लेकिन मैं अपने जर्मनी को इस तरीके से बेइज्जती का सामना नहीं करने दूंगा। तो इससे पूरे यूरोप में जो तनाव है वो बढ़ने लगा और 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दूसरा वर्ल्ड वॉर आपका जो है वो शुरू हो जाता है और इसका मेन कारण था वर्साई की संधि। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न है, इटली के फासिस्ट या फासीवादी व जर्मनी के नाजीवाद के उदय के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, ये आपको बताना है। तो इटली में फासीवादी ताकतें क्या थी, जर्मनी के अंदर नाजीवाद क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, और इटली और जर्मनी दोनों देशों में जनता बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान थी। लोगों को यही लग रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे सरकारें तो कुछ कर भी नहीं पाएंगी, और लोग बहुत तंग थे। लोगों का लोकतांत्रिक सरकारों से तो विश्वास उठ गया था। भाई वो सरकारें करती तो कुछ भी नहीं थी ना, इतनी बेइज्जती हो रही है देश की, देश में बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, सरकार करती तो कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाया और इटली के अंदर फासिज्म, जिसे फांसीवाद कहा जाता है, और जर्मनी के अंदर नाजीवाद का उदय हुआ। यानी कि ऐसे विचारधारा आई कि भाई जो एक बंदा होगा जो बहुत पावरफुल है, वो ही सारी लड़ाइयां लड़ेगा, सारी पावर वो अपने पास रखेगा। तो अब नाम आता है बेनिटो मुसोलिनी जो इटली के थे और एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के थे। इन्होंने जनता की समस्याओं को देखा और इन्होंने बोला भाई इसका फायदा उठाकर यही सही टाइम है, जनता का सपोर्ट पूरा रहेगा अपने साथ, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारा नाम हो जाए, फ्यूचर में आगे चलकर हिस्ट्री में कोई पढ़ेगा तो हमारा नाम आएगा। हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली जर्मनी दोनों देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। लाखों सैनिक मारे गए थे, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, लोगों का जीवन बहुत कठिन था। जनता को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उनकी स्थिति सुधरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको लगता था सरकार कुछ करेगी, पर सरकार ने कुछ किया नहीं। अब ना तो स्थिति सुधरी ना सरकार ने कुछ किया, तो होगा क्या भाई, होगा वही कि लोग ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करेंगे, अब जो सीधा मार धाड़ की बात करेगा। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी, वर्साई की संधि, वो जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक थी। पीछे बताया, इस संधि में जर्मनी को ही युद्ध का दोषी ठहराया गया था, भारी उस पर टैक्स लगाया गया, क्षतिपूर्ति का वो जुर्माना लगाया गया, सेना को कमजोर कर दिया, उसके कई क्षेत्र छीन लिए। तो जर्मनी की जनता में गुस्सा था, बदले की भावना थी। तो इटली भी युद्ध जीतने के बावजूद भी उतना फायदा नहीं उठा पाया था, जिससे इटली में भी गुस्सा था। इटली को भी उतना फायदा नहीं मिला था, जीता तो था वो वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसको वो बेनिफिट नहीं मिला, तो वो भी गुस्से में था। तो युद्ध के बाद दोनों देशों में आर्थिक संकट गहरा हो गया। दोनों ही देशों में, जर्मनी और इटली में बहुत संकट था, लोग बहुत परेशान थे, उद्योग धंधे बंद होने लगे। धीरे धीरे जब इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होगा, फैक्ट्रियां बंद होगी और व्यापार ठप हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। तो इसकी वजह से 1929 में कहा जाता है विश्व आर्थिक मंदी आई। यानी कि पूरे दुनिया भर में इतना डिप्रेशन हो गया, आर्थिक मंदी हो गई कि हर चीज बहुत महंगी हो गई। गरीब और मध्यम मिडिल क्लास लोग जो थे वो बिल्कुल परेशान हो गए। और ऐसे समय में जो फांसीवादी और नाजी नेताओं थे ना, वो जैसे हिटलर है या बेनिटो मुसोलिनी है, इन्होंने बोला हमें आप मौका दो, हमें सपोर्ट करो, ये सारी समस्याओं को ठीक करने का जिम्मा हमारा है, हम इस चीजों को ठीक करेंगे। तो भाई जनता को तो सुधार चाहिए था, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही थी, तो इनको पूरा सपोर्ट मिला। इटली और जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकारें स्थिर नहीं थी, यहाँ पे आए दिन सरकार गिराने की बात होती थी, सरकारें बार बार बदल दी जाती थी। तो जनता की समस्याओं का समाधान ये लोग नहीं कर पा रहे थे। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि ये लोग जनता की जो समस्याएं हैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इससे लोगों का एकदम विश्वास उठ गया था, लोकतंत्र के ऊपर तो लोगों का विश्वास था ही नहीं अब। तो जनता को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो देश की स्थिति को सुधारे, जो देश के खराब हालात हैं उसको सुधारने के लिए कुछ काम करे। तो लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। ठीक है, नेशनलिज्म कहते हैं राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए प्यार। तो दोनों देशों में उग्र राष्ट्रवाद था, लोग चाहते थे कुछ भी होए, मरेंगे कटेंगे पर अपने देश के लिए काम करेंगे, और लोग अपने अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहते थे।
तो बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने बोला कि करो अपने देश से प्यार, हम देखो कैसे पुराना जो पूरा सिस्टम था उसको वैसे ही करेंगे और वो खोया हुआ सम्मान वापस लाएंगे। तो भाई जनता तो अट्रैक्ट होगी ना, जब ऐसी लाइनें कोई कहेगा खोया सम्मान वापस लाएंगे तो कौन इनको सपोर्ट नहीं करेगा भाई। फिर क्या हुआ, 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूरोप में साम्यवाद का डर भी फैल गया था। उद्योगपति, व्यापारी और मध्यम वर्ग को डर था कि कहीं उनके देश में साम्यवादी क्रांति ना हो जाए। आपने देखा था साम्यवाद चाइना में भी हुआ था बाद में चल के, और साम्यवाद में यही था भाई सब कुछ सरकार के अंडर होगा, समाजवाद जो है आपने कभी पढ़ा होगा। तो अब ऐसा होगा तो उद्योगपति लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो भाई इन सब ने सपोर्ट कर दिया ये हिटलर जैसे लोगों को, ठीक है। हिटलर की भी मानसिकता थी पूंजीवादी, और ये जो मुसोलिनी वगैरह हैं इनको सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों ने करना शुरू कर दिया जो पैसे वाले लोग थे। और नेतृत्व बहुत अट्रैक्टिव था। मुसोलिनी और एडल्फ हिटलर दोनों बहुत अच्छा बोलते थे, ये बहुत अच्छे वक्ता थे। लोग इनके भाषण को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और उन्होंने जनता से वादे किए, हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा को अच्छा करेंगे, देश को शक्तिशाली बनाएंगे, जो इज्जत हमारी गई है वो इज्जत को वापस लेकर आएंगे। तो ये सारा का सारा जो है ये सोचा था इन दो नेताओं ने। फासिस्ट और नाजी नेताओं ने प्रचार का बहुत प्रभावी उपयोग किया। इन्होंने ऐसे ऐसे तरीकों से प्रचार किया जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इन्होंने बहुत अलग अलग तरीकों से प्रचार किया, अखबार का यूज किया, रेडियो का यूज किया, पोस्टर, रैलियां निकाली, अलग अलग अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। लोगों में राष्ट्रवाद और अपने नेताओं के प्रति समर्थन बढ़ाया गया। लोगों को बोला गया कि भाई अपने नेताओं को सपोर्ट करो, हमारे नेता ही हैं जो हमारी खोई हुई इज्जत को वापस लेकर आने वाले हैं। और विरोधियों को कमजोर दिखाया गया। जितने भी इनके विरोधी थे उनको बोला गया तुम बहुत वीक हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, जनता तो सारी हमारे साथ है। और हिंसा बहुत होने लगी। सैन्यवाद, यानी कि जितना हो सकता है इन लोगों को ही सपोर्ट करो, जो सेना है, जो इनके साथ जो एक ये जो लड़ रहे हैं, ये जो हिटलर वगैरह है, इन्हीं को सपोर्ट करो, यही कुछ करेंगे। और जो भी विरोधी था उनको डराया धमकाया जाता था। सेना और सैन्य शक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा था, यानी कि जितना ज्यादा हो सकता है सेना को सपोर्ट था, लोकतंत्र वगैरह को कोई पसंद ज्यादा नहीं करता था। फिर इसके बाद क्या होता है, युवाओं और मध्यम वर्ग का समर्थन। तो बेरोजगार युवा और परेशान मिडिल क्लास इन आंदोलनों का आधार थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स थी ना सोसाइटी में। इन्होंने इसी को ही टारगेट किया कि भाई इन लोगों को साथ लेना है तो इनकी प्रॉब्लम बता दो इनको। तो इसलिए उन्होंने नेताओं का समर्थन किया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमारे ये नेता हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। एडोल्फ हिटलर ने आर्य नस्ल को सबसे श्रेष्ठ बताया। एडोल्फ हिटलर के अकॉर्डिंग जो आर्यंस हैं दे आर द बेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने यहूदियों और बाकी के खिलाफ नफरत फैलाई। खासकर जो जीविश लोग होते हैं जो आज इजराइल में रहते हैं, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इनकी विचारधारा ऐसी थी कि ये लोग आए दिन किसी न किसी यहूदी को मार देते थे। तो ये बहुत कट्टर मानसिकता वाला आदमी था जो हिटलर था, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद क्यों हुआ, तो उसका कारण था वर्साई की संधि, वहां के देश की स्थिति, लोकतंत्र का ना टिक पाना, लोगों का सेना पे भरोसा होना, बेरोजगारी, गरीबी, मिडिल क्लास की समस्या, किसान की समस्या और साम्यवाद का डर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दे दिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्न कारण क्या थे ये आपको अब बताना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो हमने पीछे देखा। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है। 1939 से 1945 तक ये लड़ा गया था और ये मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में इतना भयंकर युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। इस युद्ध में दुनिया के कई देश शामिल थे भाई, और युद्ध के पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे। बहुत से कारण थे जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक नीतियां थी। यहाँ पे जर्मनी, इटली, जापान मिले हुए थे। इनकी नीतियां साफ थी, लोकतंत्र को खत्म कर देना है और सिर्फ तानाशाही फैलानी है। और विश्व शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव ने इस युद्ध को जन्म दिया। जितने भी बड़े बड़े देश थे उस टाइम पे वर्ल्ड के, वो आपस में बिल्कुल उतावले थे। एक को मारा तो 10 लोग और आ जाएंगे उसके लिए लड़ने। इसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर फैलता है। तो सबसे पहले तो इसका कारण आप देख सकते हो कि जो पहले विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, जो जर्मनी पे थोपी गई थी, उसको दोषी ठहराया गया था। फिर इतनी कठोर शर्तें थी, जर्मनी की बेइज्जती हुई, फिर वहां से हिटलर का उदय हुआ।
उसके अंदर देशभक्ति थी, उसने अपने लोगों को भी जगाया कि भाई देशभक्त बनो, जर्मनी के लिए आवाज उठानी है। तो भाई एक तो ये कारण है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बेस है वो यहीं से बनता है। फिर है नाजीवाद फाजीवाद का उदय। जर्मनी में आपको पता है नाजीवाद और इटली में फाजीवाद, ठीक है। नाजीवाद क्या होता है, जहां पर नाजी विचारधारा होती है हिटलर वाली, और इटली के अंदर मुसोलिनी, इनका उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी ने उग्र राष्ट्रवाद, उग्र क्या होता है, गोली बंदूक बम जो भी है आपके पास वो उठा लो और देश के लिए करो या मरो। तो सैन्यवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लोकतंत्र में ये नहीं मानते थे और इन नेताओं का उद्देश्य अपने देशों को शक्तिशाली बनाना था। ये चाहते थे कि हमारा जो देश है, इटली है, जर्मनी है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहे। तो इनकी नीतियां बहुत आक्रामक थी और इसकी वजह से क्या हुआ, पीस खतरे में थी, जो शांति है वो खतरे में थी दुनिया की, क्योंकि ये लोग थे बिल्कुल भाई कट्टर। इनको था कि अपने देश का बदला लेना है तो लेना है, कैसे भी लेना है। फिर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का टाइम आया। 1929 की आर्थिक मंदी ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया, मान के चलो। जो वहां की फैक्ट्रियां बंद करवा दी, लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी बहुत ज्यादा हो गई एकदम से। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने ऐसे नेताओं को भाई सपोर्ट किया जो देश की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते थे, जिनको देश से लगाव था, जो वाकई में चाहते थे कि भाई हमारे देश का भला होना चाहिए और जो हमारे देश की बेइज्जती का बदला लेने की बात करते थे। तो ऐसे नेता तो वही थे, मुसोलिनी हो गए, हिटलर हो गए। तो इन लोगों ने ऐसे ही नेताओं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो ऐसी बातें किया करते थे। राष्ट्रसंघ की असफलता, जो लीग ऑफ नेशन है उसको बनाया क्यों गया था कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, है ना, विश्व शांति बनाने के लिए तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन ये बहुत कमजोर संस्था थी। जब जापान, इटली, जर्मनी ने दूसरे देशों पर आक्रमण किए तब लीग ऑफ नेशन उन्हें रोकने में बिल्कुल फेल था। तो इससे और ज्यादा उनका गुस्सा लोगों में, जो लोग ऐसा कर रहे थे, हिम्मत बढ़ गई कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा है लीग ऑफ नेशन, अब जो करना है वो करो, मतलब जितनी ज्यादा शांति भंग करनी है दुनिया की करो, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के बस की कुछ नहीं है करना, ये लोगों को समझ आ गया था। और जर्मनी की विस्तारवादी नीति चल रही थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, यानी कि एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के विस्तार की नीति अपनाई। इसका सिंपल सा प्लान था, जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा हम इसका क्षेत्र बढ़ाएंगे, जो हमारे क्षेत्र खोए हैं वो वापस लेंगे और दूसरों के क्षेत्रों को छीनेंगे। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के बहुत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू में उन्हें रोकने की बजाय समझौते की नीति अपनाई, जिससे हिटलर और अधिक आक्रामक हो गया। उसको रोका नहीं, उसको समझाने जा रहे थे। और हिटलर बहुत गुस्से वाला था, वो ना तो किसी से समझा ना वो किसी से रुका, और वो जर्मनी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने में लगा रहा। जापान की साम्राज्यवादी नीति, तो जापान एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। जापान का सिंपल सा था कि पूरा एशिया इसके अंडर में हो। उसने चाइना और अन्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, अटैक किया। जापान अटैक करता रहता था आए दिन, और जापान की नीति बहुत आक्रामक थी। इसने एशिया में तनाव बढ़ा दिया। जापान की वजह से एशिया में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। जापान भी कम नहीं था भाई। फिर इटली की नीति भी बहुत आक्रामक थी। जो जितने आक्रामक लोग हैं, जापान, इटली, जर्मनी, इन्हीं की वजह से ही तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। यही तो अटैक करने जाते थे। तो बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में, लीडरशिप में, इटली के अंदर इटली ने क्या करा, अफ्रीका के इथियोपिया पर हमला कर दिया। मुसोलिनी ने अफ्रीका के इथियोपिया पे हमला कर दिया। और इटली भी चाहता था नए नए क्षेत्र जो हैं वो इसके अंडर में आ जाएं, ये कब्जा करना चाहता था। तो लीग ऑफ नेशन इटली को रोकने में असफल रहा। लीग ऑफ नेशन इनको नहीं रोक पाया। जो लीग ऑफ नेशन को कहा जाता था ना कि ये रोक देगा, वो इनको नहीं रोक पाया। फिर है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, यानी तुष्टीकरण की नीति। अब ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू में जर्मनी की आक्रामक गतिविधियों को रोकने के बजाय समझौते की नीति अपनाई। ये नहीं उसको रोको जाकर, अगर कोई गंदा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, ये उसको समझा रहे हैं, उसको बहला फुसरा रहे हैं, ये मत करो वो मत करो। तो वे युद्ध से बचना चाहते थे, इसलिए हिटलर को कई बार इन्होंने छूट दी कि चलो अब की बार छोड़ रहे हैं, दोबारा ऐसा मत करना। और इसी में उसकी हिम्मत बढ़ी, उसका साहस बढ़ गया। भाई जब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे तो उसका तो साहस बढ़ेगा, वो तो करेगा उसे जो करना है। तो सैन्यवाद और हथियारों की दौड़ बढ़ गई। युद्ध से पहले कई देशों ने अपनी सेना शक्ति, जो सैन्य शक्ति है, वो बढ़ानी शुरू कर दी थी। जर्मनी, इटली, जापान बहुत तेजी से हथियार बना रहे थे। और लगातार जब हथियार बनते हैं तो भाई आए दिन खतरा रहता है, और इससे देशों के बीच तनाव कभी भी हो सकता है, और इसके कारण अविश्वास भी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है
पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, अटैक ऑन पोलैंड। अब ये अटैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यूरोप का ही एक देश है भाई। और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से दूसरा वर्ल्ड वॉर असलियत में शुरू हुआ था, जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया था, जो कि इसको नहीं करना था। तो हुआ क्या, जब ये लोग ना ग्रुप बना के रहते हैं, अगर एक पे अटैक हुआ है तो 2-3 लोग उसको पीटने जाएंगे। जैसे दोस्त कहते हैं ना, मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया, इसी से तो वर्ल्ड वॉर होती है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कई कारणों का परिणाम था। इसमें वर्साई की संधि कितनी कठोर थी, फिर नाजीवाद और जो राष्ट्रवाद आया, वहां पर जो फाजीवाद आया, ठीक है, फांसीवादी ताकतें जो आई, मुसोलिनी वगैरह जो लोग आए, और जो आर्थिक मंदी थी, जो लीग ऑफ नेशन की असफलता थी, जो आक्रामक विस्तारवादी नीतियां थी, तो ये सारे के सारे इसके रीजन हैं जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी और जापान की जो नीतियां थी, खासकर ये साम्राज्य बनाना चाहते थे, अपना पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाना चाहते थे। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया एक विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल दी गई, क्योंकि यही आक्रामक लोगों को मन था कि भाई जितना ज्यादा हो सकता है भाई हमें लड़ना है और अपने देश को ही ऊपर रखना है। अगला प्रश्न है, 1929 की महामंदी के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा कीजिए। जो 1929 की महामंदी आई उसका कारण क्या था, क्यों एकदम से इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, पूरी तरफ मंदी ही मंदी का टाइम आया, तो आखिर क्यों आया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1929 की महामंदी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की आप मान के चलो सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। ठीक है, आज तक कभी ऐसी मंदी नहीं आई थी। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगा। धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद होने लगी, जो बैंक वगैरह थे वो दिवालिया हो गए, बैंकों में पैसा खत्म हो गया, व्यापार घट गया और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। पूरी दुनिया भर में इसका असर पहुंचा, ऐसा नहीं है सिर्फ अमेरिका तक इसका असर था। तो इस आर्थिक संकट ने दुनिया की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़े तरीके से प्रभावित किया। सारी चीजें बहुत ज्यादा बदल गई इसकी वजह से, और इसके पीछे कई कारण हैं, आर्थिक राजनीतिक बहुत कारण हैं, जो वन बाय वन करके अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखो भाई, सबसे पहला जो कारण है वो है शेयर बाजार में सट्टेबाजी बहुत ज्यादा चल रही थी। 1920 के दशक में अमेरिका का शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा था, बढ़ रहा था। लोग ज्यादा फायदा कमाने के लिए बड़ी मात्रा में शेयर खरीद रहे थे। कई लोग उधार लेकर भी शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन शेयरों की कीमतें वास्तविक लाभ से कई अधिक बढ़ गई थी। और जब लोगों को लगा कि कीमतें गिर सकती हैं, तो उन्होंने तेजी से शेयर बेचने शुरू कर दिए। होता क्या है, देखो, जब शेयर बाजार एकदम से ऊपर इतना ज्यादा चला गया, लोगों को लगा कि भाई ये तो अब कभी भी नीचे आ सकता है, तो लोगों ने अपने अपने शेयर जो थे वो आप मान के चलो बड़ी मात्रा में शेयर खरीद रहे थे। ठीक है, बड़ी मात्रा में, कई लोग उधार लेकर भी खरीद रहे थे। जब उन्हें लगा कि ये कीमतें एकदम गिर सकती है, तो उन्होंने शेयरों को बेचना शुरू कर दिया। एकदम से बेच दोगे तो भाई नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो 24 अक्टूबर 1929 को शेयर बाजार अचानक गिर गया। अब ये शेयर बाजार अचानक गिर गया, इसे ब्लैक थर्सडे का नाम दिया गया कि एकदम से शेयर बाजार लॉस में चला गया। इसके बाद लाखों लोगों को भारी नुकसान हुआ, यहां से आर्थिक संकट और ज्यादा शुरू हो गया। तो शेयर बाजार तो पहला कारण है। फिर उद्योगों में अधिक उत्पादन। अब जो फैक्ट्रियां हैं, कारखानों में मशीनों के कारण बहुत ज्यादा उत्पादन होने लग रहा था, लेकिन लोगों की खरीदने की क्षमता उतनी नहीं थी, लोगों पे पैसा तो था नहीं, तो सामान बिक नहीं पाया। सामान बना तो दिया फैक्ट्रियों में, पर खरीदेगा कौन, गोदाम भर गए, उद्योगों को नुकसान होने लगा, बिक्री है नहीं, कई कारखाने बंद हो गए, जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए। अब फैक्ट्रियों का सामान कोई खरीदेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा गोदाम में, तो नया माल कोई क्यों बनाएगा भाई। नया माल नहीं बनेगा तो मजदूरों को सैलरी कौन देगा, मजदूरों को दिहाड़ी पैसा फ्री में कौन देगा। किसानों की खराब आर्थिक स्थिति। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी थी, क्योंकि भाई खाना सबको चाहिए, तो किसानों ने उत्पादन किया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग कम हो गई। जो युद्ध के समय मांग थी ना, वो बहुत हाई थी, तो किसानों ने भी ज्यादा उगा दिया। अब जो वो मांग कम हो गई, तो किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिला,
जो उनको मूल्य वैल्यू मिलनी चाहिए वो कम हो गई, वो कर्ज में डूब गए बेचारे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इससे पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खराब हो गई दुनिया भर में। ठीक है, मान के चलो बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रामीण स्तर पर जब खराब हो जाती है तो वो बहुत बुरा होता है। किसान बेचारे तंग हो गए। बैंकों की कमजोर व्यवस्था, तो उस समय बैंकिंग व्यवस्था मजबूत ज्यादा नहीं थी। बैंक लोगों का पैसा शेयर बाजार और बड़े उद्योगों में निवेश कर रहे थे। जब शेयर बाजार गिरा तो बैंकों को भारी नुकसान हुआ, कई बैंक बंद हो गए, लोगों की जमा पूंजी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। इससे जनता का बैंकों पर से विश्वास उठ गया। लोगों की जमा पूंजी सेविंग्स बेच दी भाई बैंक को, बैंक दिवालिया हो गए, बैंक खाली हो गए, बैंकों में भी पैसा नहीं था जब शेयर बाजार क्रैश हुआ, क्योंकि बैंक भी निवेश करता था। अब वो सारा पैसा लगा दिया, वो तो भाई लॉस में चला गया। आय का असमान वितरण, यानी कि अमेरिका में अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक अंतर था। रिच और पुअर का गैप, कोई कोई बहुत अमीर है तो कोई कोई बहुत ज्यादा जो है गरीब है। तो देश की ज्यादातर संपत्ति कुछ बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के पास थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आय बहुत कम थी, इनकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी। तो होता क्या है, ये ज्यादा चीजें खरीद नहीं पाते थे। इससे बाजार में डिमांड कम हो गई और उद्योगों को नुकसान होने लगा। जब लोग खरीद नहीं पाएंगे, लोगों पे पैसा नहीं होगा, तो भाई क्या होगा, डिमांड ही नहीं होगी ना। आसान ऋण व्यवस्था, बैंक और कंपनियां लोगों को आसानी से कर्ज दे रही थी। लोग कर्ज लेकर कार, घर और अन्य वस्तुएं खरीद रहे थे। जब आर्थिक संकट शुरू हुआ तो लोग कर्ज नहीं चुका पाए। इससे बैंक और कंपनियां भी संकट में आ गई, क्योंकि इनको रीपेमेंट आती थी ना लोन की, जो ये कर्ज वगैरह पे सामान दे रहे थे। अब वो जब वो एकदम संकट आएगा, बैंकों को भी पैसा नहीं मिलेगा ना वापस, तो बैंकों को पैसा उनका नहीं मिलेगा तो भाई उनका भी लॉस हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट, तो महामंदी के दौरान देशों ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए आयात पर भारी कर लगा दिया कि भाई अगर हमारे यहाँ कुछ बेचने आओगे तो हम टैक्स लेंगे, आपसे ड्यूटी लेंगे अगर कुछ बेचना है तो। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल कम हो गया। कौन जाएगा भाई किसी को फालतू में टैक्स देने। व्यापार घटा तो कई देशों की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई, क्योंकि व्यापार से बहुत सारी चीजें हमें ऐसी होती है जो हमारे देश में नहीं होती, वो हमें दूसरे देश से खरीदनी पड़ती है। तो जब व्यापार ही नहीं होगा तो वो चीजें कैसे आएंगी, वो तो आएंगी नहीं ना हमारे पास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक समस्याएं। अब आगे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के कई देश पहले से ज्यादा आर्थिक संकट में थे। मैंने आपको बताया जब कोई बड़े स्तर पर युद्ध होता है तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है। वे अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। जब अमेरिका आर्थिक संकट में फंसा तो उसने दूसरे देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। भाई वो खुद फंसा हुआ है तो दूसरों को कर्ज कहां से देगा। तो इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि जब असर अमेरिका पे आता है तो मान के चलो असर पूरी दुनिया पर आएगा। अगर अमेरिका को संकट है तो सबको संकट होने के पूरे चांसेस हैं। सरकार की गलत आर्थिक नीतियां, तो अमेरिकी सरकार ने शुरुआती समय में आर्थिक संकट को गंभीरता से नहीं लिया, इसको सीरियस नहीं लिया। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रखी थी, सरकार ने फैक्ट्रियों और बैंकों की मदद के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए नहीं उठाए तो संकट और गहरा हो गया। संकट गहरा होगा तो समस्या और बढ़ेगी। बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होगी। भाई महामंदी की वजह से लाखों लोगों के रोजगार चले गए, मजदूर वगैरह के। कारखाने कंपनियां बंद होने लग गए, लोगों के पास खाने रहने तक की समस्याएं आ गई। भाई खाने का पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, घर बेच दिया। गरीबी बहुत ज्यादा है, समाज में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया इसकी वजह से। असंतोष जिसे कहते हैं, समाज में गुस्सा, आक्रोश। तो पूरी दुनिया का क्या हुआ, महामंदी केवल अमेरिका तक नहीं थी, इसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका, हर जगह, यूरोप तक पहुंचा। व्यापार कम हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, राजनीतिक अस्थिरता। अब लोग नेताओं पे सवाल उठाएंगे ना जब ये सब होगा। तो इसी आर्थिक संकट ने जर्मनी और इटली में तानाशाही को जन्म दिया। जब उन नेताओं ने बोला कि भाई इतने संकट में हमारा देश क्यों जी रहा है, हमें एक मौका दो, हम सब सही कर देंगे, वही बात आ गई। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये महामंदी वाला प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है भाई, इसको अच्छे से याद करना है आप सभी को। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसको यूएनओ कहा जाता है, इसके गठन के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार थे। यूएनओ को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी भाई, ऐसी क्या नीड थी कि यूएनओ को बनाना पड़ा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की जरूरत फील हो रही थी। ठीक है, बहुत महत्व है इसका, नीड थी कि भाई कोई तो ऐसा संगठन हो
क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया था ना, आपको पता है, हमने पढ़ा था, वो नहीं रोक पाया था वर्ल्ड वॉर को। तो ऐसे में हुआ क्या कि युद्ध के कारण बहुत भारी स्तर पर जन धन की हानि हुई है, पूरी दुनिया बहुत संकट में है, बहुत नुकसान हुआ है। तो इसी परिस्थिति में 1945 में जो है आपका यूनाइटेड नेशंस, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का ये संगठन है, इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में शांति बनाए रखना। जो शांति लीग ऑफ नेशन से नहीं बनाई गई, वो जिम्मा इसको दिया गया। देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा सहयोग को बढ़ाना है भाई, भविष्य में कोई टकराव ना हो, ज्यादा से ज्यादा देश आपस में दोस्ती करके रहें, ये इसका मेन मोटिव था। तो हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत नुकसान हुआ था, बहुत विनाश हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो करोड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। खासकर यूरोप साइड जाओगे तो यूरोप में तो बहुत तबाही मची हुई थी, हद से ज्यादा समस्या थी। युद्ध के कारण आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हो गया। युद्ध इतने ज्यादा हुए कि भाई लोग बहुत परेशान हो गए। तो विश्व के देशों ने महसूस किया, फील किया कि यदि भविष्य में ऐसे युद्धों को नहीं रोका गया तो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही एक दिन खत्म हो जाएगी, हम इंसानों को ही हाथ धोना पड़ेगा जीवन से। तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना बहुत जरूरी हो गया, जो मजबूत हो, जिसकी हर कोई बात माने भी सुने भी। तो यहाँ से आपका जन्म होता है यूएनओ का, यहीं से यूएनओ निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था, प्रथम जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, मैंने आपको पढ़ाया। इसका मेन उद्देश्य था शांति बनी रहे, लेकिन लीग ऑफ नेशन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल था। यूएसए इसके साथ था नहीं, सुनता कोई इसकी था नहीं। ये जापान, इटली और जर्मनी की जो आक्रामक नीतियां थी ना, जो वो आए दिन किसी पे अटैक कर रहे हैं, युद्ध छेड़ रहे हैं, ये इसको रोक ही नहीं पाता था। तो ये किसी काम का ही नहीं था। उसके पास अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी खुद की, कि भाई कल को किसी को रोकने जाना है तो सेना तो लेकर जाओगे ना, सेना भी नहीं थी भाई, और बड़े देशों का सहयोग भी इनके पास नहीं था। तो इस असफलता से ये स्पष्ट हो गया कि एक अधिक शक्तिशाली संगठन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ऐसा संगठन चाहिए जो बहुत प्रभावशाली संगठन हो, जिसकी हर कोई माने, जिसकी बात हर कोई सुने, ये बहुत जरूरी हो गया था। विश्व शांति और सुरक्षा की आवश्यकता। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देशों ने यह समझ लिया कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे को कॉपरेट करना होगा। यदि कोई देश आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सामूहिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। यूएनओ के सभी मेंबर मिलकर उसको रोकेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए यूएनओ को बनाया गया है कि लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, ये संगठन बनाने का मेन मकसद ही यही है कि किसी प्रकार का भी कोई लड़ाई झगड़ा बस नहीं होना चाहिए और शांति रहे पूरी दुनिया में। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना। तो युद्ध के बाद यह विचार मजबूत हुआ कि केवल सैन्य शक्ति से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई बस हमारी सेना है, उससे हम बस इस देश में जी लेंगे। दुनिया में क्या है, आज की डेट में कॉपरेशन बहुत जरूरी है। देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग बहुत जरूरी है। ये मिलते रहें, रेगुलरली मीटिंग्स करें, हाथ मिलाएं, दोस्ती बढ़ाएं। तो यूएनओ को एक ऐसा मंच बनाया गया है जहां सभी देश आकर अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं, अपनी समस्याओं को दुनिया के सामने रखते हैं। तो बहुत बड़ा मंच है भाई। मानव अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ था। वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग जो थे, जो निर्दोष थे, वो मारे गए थे और इससे मानव अधिकारों की रक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो भाई मानव अधिकारों के बहुत हनन आए दिन एग्जाम्पल आते हैं, किसी की आजादी छीन ली, किसी को मार पीट दिया। तो यूएनओ का उद्देश्य था कि जो मानव अधिकार हैं, जो हमारी आजादी है, जो हमारी समानता है, हमारे में कहीं भी भेदभाव ना हो, हम सभी को बराबर का ट्रीटमेंट दें, ये इसका मेन मकसद था। आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता। और युद्ध के बाद कई देश, आपको पता है, इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे। तो ऐसे में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ गई थी, बीमारियां इतनी ज्यादा थी, पोलियो वगैरह। यूएनओ संगठन का उद्देश्य है कि भाई आर्थिक रूप से भी मदद करनी है और सामाजिक विकास भी उस देश का करना है। यानी जैसे भी हो सकता है उस देश को आगे ले जाना है, उस देश को आगे बढ़ाना है। अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य शक्तियों की भूमिका क्या है इसमें देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन, ये सारे देश बहुत बड़े देश थे, खतरनाक थे। इन्होंने मिलकर भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो आगे चल के लड़ाई ना हो।
तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाई यूएनओ चार्टर पर साइन किया गया, जहां सारी चीजें, नियम, कायदे, कानून लिखे गए थे। यहीं से यूएनओ की स्थापना हुई, ये बड़े बड़े देश की वजह से ही। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम छोड़ दिया था, गिरा दिया था, लिटिल बॉय फैट मैन नाम से। तो इससे पूरी दुनिया में खतरा था, डर था कि परमाणु युद्ध ना हो जाए। सबको फील हो रहा था कि अगर कोई संगठन नहीं हुआ तो कोई भी परमाणु वाला बंदा दूसरे पे परमाणु छोड़ देगा, ये तो गलत है। तो देशों ने समझा कि यदि भविष्य में परमाणु युद्ध हुआ तो मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसा संगठन हमारे पास हो जो कि भाई देशों को समझा सके, ठीक है। और छोटे देशों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, जो स्मॉल कंट्रीज हैं। देखो होता क्या है, छोटे और जो छोटे देश होते हैं और जो बहुत ज्यादा कमजोर देश होते हैं, वो बड़ी शक्तियों से उनको बहुत खतरा रहता है। उनको ये लगता है कि कभी भी कोई बड़ा देश हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, हमारे संसाधनों को ना यूज कर ले, ना हड़प ले। तो यूएनओ का उद्देश्य था कि भाई जो छोटे देश हैं, उन छोटे देशों की जो आज़ादी है और उनकी जो सुरक्षा है उसकी रक्षा करनी, यानी कि कोई भी बड़ा देश आकर उनको तंग ना करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, ताकि वो बिना डर के आगे बढ़े, जो छोटे देश हैं वो अपना विकास कर सके। उपनिवेशवाद के अंत की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। तो युद्ध के बाद ये समझ में आ गया कि ये जो किसी को अपने गुलाम बना रखा है, छोटे देशों को अपनी मन मर्जी से सब कुछ करवा रहे हो, ये बहुत गलत है। तो युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों में आज़ादी की मांग बढ़ने लगी। उन्होंने बोला भाई हमें आज़ाद करवाओ, हमें आज़ाद कराओ, है ना। तो यूएनओ ने आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के सिद्धांत को समर्थन दिया, यानी कि हर देश को अधिकार हो कि वो अपना निर्णय खुद ले पाए। इससे क्या होगा, उपनिवेशवाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो ये बड़े देश छोटों को गुलाम बनाकर रखते हैं, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस का गठन जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विनाश हुआ है, और जो लीग ऑफ नेशन की जो फेलियर है कि वो रोक ही नहीं पा रहा था। विश्व शांति बहुत जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसीलिए यूएनओ बनाया गया था, क्योंकि हर समस्या एक देश अकेला नहीं निपट सकता। तो इस संगठन का उद्देश्य युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है, किसी के साथ बुरा ना हो, देशों के बीच सहयोग बना रहे। हालांकि यूएनओ को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, समय समय पर लोग इसमें भी कमियां निकालते हैं, ठीक है, फिर भी दुनिया में शांति बनी रहे और लोग आपस में, बड़े बड़े देश सहयोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। आज भी ये चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर पसंद आई हो तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।